वेलकम एवरीवन, वेलकम टू JRS मंत्रा। आई एम जितेश। आज से बाबू हम लोग इस वीडियो लेक्चर से अपने मैनेजमेंट का जो हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट सेमेस्टर्स में हम लोगों ने हाईवे और इरिगेशन का देखा था ना, बहुत सारे सेट्स मैंने डाले थे बाबू, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उन सेट्स से फ़ायदा हुआ होगा। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बाबू मैं भी मैनेजमेंट के सेट्स को डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले इसी का एग्जाम है और फिर मैं धीरे धीरे करके मैं आपको ACET से जुड़े जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि प्रोबेबली शायद आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, हम लोग उसको मैं डाल दूंगा। तो चलिए, ये हमारा सेट 1 है मैनेजमेंट का, और मैं जैसा कि आप लोगों को पैटर्न पता है कि मैं हर सेट में मैं 20 क्वेश्चन डालूंगा, है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके बाबू इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये सेट 1 है बाबू, है ना। इस सेट में जो ज्यादातर क्वेश्चन है ना बाबू, वो हमारे जो इंडस्ट्रियल एक्ट है और जो वर्कमैन जो कंपनसेशन एक्ट है उससे जुड़े सवाल हैं। एक दो वीडियो में उसी से जुड़े सवाल आएंगे और फिर बाकी के जो यूनिट्स के जो क्वेश्चन है वैसे ही हम लोग डालते चले जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है बाबू, इंडस्ट्रियल एक्ट्स आर यूजफुल फॉर। ये जो औद्योगिक नीति होते हैं या ये जो औद्योगिक कानून होते हैं ये जरूरी होते हैं किस चीज के लिए, या मतलब फायदेमंद होते हैं किन किन चीजों के लिए। पहला, गारंटी ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर। दूसरा, प्रोविजन ऑफ लीगल प्लेटफॉर्म। तीसरा है रिमूव्स एक्सटॉर्शन ऑफ वर्कर्स। चौथा है बाबू ऑल ऑफ द एबव। तो पहले आप ऑप्शंस को समझिए। जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में एकदम सेम टू सेम ऑप्शन है, आ गया तो यू आर लकी गाय, है ना। तो गारंटी ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर, तो गारंटी ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर कहने का क्या मतलब है बाबू, एम्प्लॉय से जुड़ी जो सुख सुविधाएं हैं उनसे जिंदगी से जुड़े मतलब जो भी अच्छी चीज़ है, आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एक्स्ट्रा अलाउंस, देखते हैं ना कि महंगाई भत्ता, ट्रेवल भत्ता इत्यादि मिलता है। तो ये मिलता है बाबू। इंडस्ट्रियल एक्ट ये तो मिला था ना, मैंने आपको इंडस्ट्रियल एक्ट पढ़ाया भी है, और हो सकता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मैंने लिखाया है उससे ना आए, उसके एक्स्ट्रा थ्योरी से आए, तो कॉपरेट करिएगा, क्योंकि संभव नहीं है कि पूरा पूरा इंडस्ट्रियल एक्ट में आपको पढ़ाऊँ, कि बहुत बड़ा एक्ट है और आपके एग्जाम में 3-4 मार्क्स से ज़्यादा का आएगा नहीं, तो उतना पढ़ के आप क्या करेंगे लास्ट मोमेंट पे, है। तो देखिए, ये एम्प्लॉयज के वेलफेयर का गारंटी मिलता है इस एक्ट से। दूसरा क्या है, प्रोविजन ऑफ लीगल प्लेटफॉर्म। तो लीगल प्लेटफॉर्म कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको आगे चल के कोई परेशानी हो रही है कंपनी में, कि कंपनी मतलब कंपनी एक्ट के अनुसार जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उसके एक्ट के अनुसार आपको सुख सुविधाएं दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही हैं, या गवर्नमेंट का जो एक मिनिमम कानून है कि इतना घंटा मिनिमम काम करना चाहिए, एक वीक में मैक्सिमम इतना काम करना चाहिए, अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो ऐसा आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से जुड़ी जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, तो उसके लिए आपको एक कानूनी सहायता, एक कानूनी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अगर नहीं देगा कंपनी का मैनेजमेंट तो आप जाके पुलिस केस कर सकते हो, है ना, थाने में जाइए, या एक लेबर डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वहाँ पे जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो आपको जो कानूनी सपोर्ट मिल रहा है ये एक्ट आने के बाद ही तो मिल रहा है ना, पहले तो नहीं था, जो जैसे चाह रहा था अपना मनमर्जी चला रहा था। तो ध्यान रखना है, तो एक लीगल प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। फिर रिमूव्स एक्सटॉर्शन ऑफ वर्कर, है ना, जो जबरदस्ती पैसा वगैरह मांगना, मतलब जो बोलते हैं ना कि आपको 5 जो बीच में जो यूनियन वगैरह वाले जो लीडर वगैरह होते थे, तुमको 20,000 रुपया सैलरी दिलवा रहे हैं, साइड से कुछ कट मनी हमको दो, कुछ कमीशन हमको दो, या जो कंपनी का फैक्ट्री का मालिक लोग है 20 घंटा मतलब पर डे 12 घंटा 14 घंटा एकदम बंधुआ मजदूर की तरह काम करा रहा है, पैसा आपको उतना नहीं दे रहा है ना, एक तरीके से यही सारा काम है ना। तो ये जो एक्सटॉर्शन था वर्कर्स लोगों का, जो वर्कर्स लोगों का जो शोषण था, इसको ये बंद कर दिया के। तो ये सारा तीनों चीज होता है ना बाबू, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ऑल ऑफ द एबव। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट इज पास्ड इन। तो ये जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट है बाबू, ये तो मैंने पहले ही लाइन में लिखाया हुआ आप लोगों को, ये हमारा 1948 में बना था, और 1976 में इसमें जाके एक मेजर परिवर्तन, मेजर अमेंडमेंट किया गया था। मेजर अमेंडमेंट डन इन फैक्ट्री एक्ट। तो ये फैक्ट्री एक्ट में जो मेजर जो अमेंडमेंट किया गया था बाबू, वो कब किया गया था, 1976 में, ध्यान रखना है, ये सीधे डेट है ना, इसको सीधे पढ़ के रख लेना है। अगला है, एडोलेसेंट इज ए पर्सन ऑफ द एज बिटवीन। ये जो एडोलेसेंट का जो एज होता है बाबू, उसमें एक व्यक्ति की उम्र कितनी मानी जाती है, या किस एज के व्यक्ति को एडोलेसेंट माना जाता है। तो 15 से 18 साल, 18 साल जिन युवाओं का हो गया है या जिन व्यक्तियों का हो गया, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको एडल्ट बोला जाता है। 15 साल से नीचे चाइल्ड, 15 से 18 साल का एडोलेसेंट, जिसको हम लोग टीनेज भी बोलते हैं बहुत बार, और 18 साल से ऊपर एडल्ट, ध्यान रखना है। तो एडोलेसेंट इज अ पर्सन ऑफ द एज बिटवीन 15 to 18 ईयर।
ध्यान रखना है। 1 कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड एटलीस्ट पर वर्कर इन अ फैक्ट्री। तो मतलब बाबू हमारे फैक्ट्रियों में कम से कम कितने वर्कर्स होने चाहिए कि उनको कैंटीन की सुविधा दी जानी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा 250 वर्कर मिनिमम होने चाहिए एक फैक्ट्री में, तभी जाके उनको एक कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराने का सरकारी कानून है कि अगर 250 वर्कर मिनिमम है तो आपको फैक्ट्री मतलब एक कैंटीन देना ही पड़ेगा। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, चाय कॉफ़ी नाश्ता या किसी को कभी भूख लगे तो वो कहाँ पे जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी अच्छी है बाबू तो वो लोग अपनी सुविधाओं के लिए ना 100-150 वर्कर भी होते हैं ना, वो दे देते हैं। तो ये अच्छी कंपनियों पे लागू होता है। लेकिन जो कंपनी पैसा वगैरह बचाना चाहती है तो उसको तो इस कानून के तहत तो कम से कम 250 वर्कर पे खोलना ही पड़ेगा। नहीं तो ध्यान रखिएगा वो अच्छी कंपनी कम वर्कर्स पे भी खोल देती है। तो कम से कम हमारा 250 वर्कर होगा तभी जाके कैंटीन की सुविधा वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। इट्स अ गवर्नमेंट रूल। फिर क्या है, क्रेचेज शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन देयर आर मोर देन 30 फीमेल वर्कर्स ऑफ देयर एज बिलो डैश ईयर्स। ये क्वेश्चन शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, आपको ज्यादा जगह ये क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है। मतलब क्या बाबू, जैसे फीमेल वर्कर्स हैं, उनकी नई नई शादियां हुई है बाबू, तो बच्चे होंगे, तो ये बहुत मुश्किल है ना, मतलब बच्चों को लेकर फैक्ट्री में जाके काम करना। तो उसके लिए वही है कि अगर किसी महिला का मतलब उसके साथ उसका बच्चा है, कम एज का बच्चा है, 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा है, वही बोला जा रहा है कि अगर ऑफ देयर किड्स ऑफ डैश एज बिलो डैश ईयर्स, मतलब अगर किसी महिला के साथ कम से कम कितने उम्र का बच्चा होना चाहिए कि उसके लिए फैक्ट्री में बच्चों के लिए जो बोलते हैं ना कि शिशु गृह, बच्चों वगैरह के देखभाल के लिए, बच्चों वगैरह के खेलने कूदने के लिए उनके लिए एक अरेंजमेंट कर दिया जाए। क्योंकि बच्चा माँ से अलग तो रहेगा नहीं ना बाबू, अगर माँ फैक्ट्री में 8 से 10 घंटा काम कर रही है तो, है ना। तो इसीलिए एक रूल है कि अगर किसी फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा फीमेल वर्कर्स हैं बाबू और उनके बच्चों की जो उम्र है मतलब 30 से ज़्यादा माँ है एक फैक्ट्री में, मतलब फीमेल वर्कर्स तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, 200 500 400 800 हो सकती है, लेकिन कम से कम उसमें 30 महिलाएं ऐसी हैं कि जिनके बच्चे का उम्र 6 वर्ष से कम है। तो कम से कम बाबू इस कंडीशन में ना एक बच्चों के लिए जो बोलते हैं ना कि एक केयर सेंटर, बच्चों को ख्याल रखने के लिए, बच्चों को खेलने वगैरह के लिए एक शिशु गृह जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्रीचेस, वो दिया जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा वही है, क्रीचेस शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन देयर आर मोर देन 30 फीमेल वर्कर्स ऑफ देयर किड्स ऑफ एज बिलो 6 ईयर्स, है ना। तो कम से कम 30 महिला होनी चाहिए, मतलब 30 माँ होनी चाहिए और उनके बच्चों का उम्र 6 वर्ष से कम होना चाहिए, तब जाके फैक्ट्री में हम लोगों को एक शिशु गृह, बच्चों का केयर सेंटर देना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। उतने सारे बच्चों को संभालेगा कौन फैक्ट्री में। पता चला फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बच्चों का रोने का किलकारी का आवाज ही सुनाई दे रहा है ना फैक्ट्री के फ्लोर पे। तो इसी से बचने के लिए फैक्ट्री वाले इसको देते हैं बाबू। अगला है डेज एज पर फैक्ट्री एक्ट। तो फैक्ट्री एक्ट के अनुसार दिन को कैसे डिफाइन किया जाता है, एक दिन। तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया है 6 AM to 6 PM कदापि नहीं, तो ये तो मात्र 12 घंटा हो गया बाबू। पीरियड 12 आवर कभी नहीं। पीरियड बिटवीन 2 मिडनाइट, तो 2 आधी रात के बीच का जो वक्त होता है ना बाबू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दिन बोलते हैं। ये फैक्ट्री एक्ट के अनुसार डेफिनेशन है, मैंने आपको लिखाया भी है नोट्स में, है ना। तो 2 मिडनाइट के बीच का वक्त, 2 आधी रात के बीच के वक्त को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, दिन बोलते हैं। ध्यान रखना है, यही हमारे फैक्ट्री एक्ट के अनुसार है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है वीक्स एज पर फैक्ट्री एक्ट। तो फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हम लोग एक सप्ताह को कैसे डिफाइन करेंगे। एक वीक का मतलब क्या है, एक तरह का डेफिनेशन। तो ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया भी है कि 2 सैटरडे के बीच का जो वक्त होता है ना बाबू, इस सैटरडे से अगले सैटरडे तक के बीच के वक्त को हम लोग एक वीक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो वीक एज पर फैक्ट्री एक्ट इज प्रोवाइडेड बिटवीन 2 सैटरडेज, है ना। तो 2 शनिवार के बीच के पीरियड को हम लोग बोलते हैं बाबू एक वीक। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फैक्ट्री यूजिंग पावर एज पर फैक्ट्री एक्ट इज अ प्रेमिसेस ऑफ मिनिमम। क्वेश्चन को समझिए बाबू, यहां पे 2 तरह का ऑप्शनैलिटी हमारे सामने निकल के आता है। मैं आपको दोनों तरह का ऑप्शन बता दूंगा, जिससे एक क्वेश्चन तो मैंने यहां पे करवा रखा है आपको, एक जो नहीं करवाऊंगा उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन है फैक्ट्री यूजिंग पावर एज पर फैक्ट्री एक्ट इज अ प्रीमिस ऑफ मिनिमम। तो मतलब बाबू जिस फैक्ट्री में पावर का इस्तेमाल हो रहा है, तो जिस फैक्ट्री में पावर का इस्तेमाल हो रहा है, तो फैक्ट्री एक्ट के अनुसार उस फैक्ट्री में कितने वर्कर्स होने चाहिए, है ना। तो इज अ प्रेमिस ऑफ मिनिमम। तो फैक्ट्री एक ऐसी जगह है जिसमें कम से कम 10 वर्कर होने चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो जिस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक पावर का यूज होकर हमारा फैक्ट्री चल रहा है, तो कम से कम अगर वहां पे 10 वर्कर काम करने बाबू, तो उसको फैक्ट्री हम लोग बोलेंगे।
लेकिन दूसरा ऑप्शन, लेकिन अगर किसी फैक्ट्री में पावर का यूज नहीं हो रहा है तो अगर वहां पे मिनिमम 20 वर्कर है तब जाके हम लोग उसको फैक्ट्री बोलते हैं। तो दोनों ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगर फैक्ट्री में पावर यूज होगा तो मिनिमम 10 वर्कर काम करेगा तो उसको लोग फैक्ट्री बोलेंगे, और अगर मैनुअल तरीके से काम हो रहा है, मशीन वगैरह या मैनुअल मशीन का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो रहा है, तो कम से कम अगर 20 वर्कर मौजूद होंगे ना उस बिल्डिंग में, उस फैक्ट्री में, तब जाके उसको टेक्निकल वर्ड में हम लोग उसको फैक्ट्री बोलेंगे, नहीं तो उसको एक नॉर्मल उद्योग धंधा बोल देंगे। अगला है बाबू, एज a labor welfare officer is appointed in the factory as per factory act when there are dash number of workers। तो मतलब क्या बाबू, एक फैक्ट्री में कम से कम कितने वर्कर्स होने चाहिए कि जिसके लिए हम लोगों को एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा, फैक्ट्री में ध्यान रखना है। तो 100 वर्कर, 300 वर्कर, 500 वर्कर, 1000 वर्कर। तो ध्यान रखिएगा बाबू, कम से कम 500 वर्कर होगा, जिस फैक्ट्री में कम से कम 500 वर्कर होगा तब जाके हम लोग वहां पे एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर क्या वहां पे अपॉइंट किया जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बाबू, राइट्स ऑफ द लेबर वेलफेयर ऑफिसर आर गिवेन टू। ये जो लेबर वेलफेयर ऑफिसर को जो अधिकार दिया जाता है बाबू, वो किसके द्वारा दिया जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, लेबर वेलफेयर ऑफिसर क्या आता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड अधिकारी होता है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पावर मिलेगा। और कौन देगा, हम और आप उसको पावर दे सकते हैं क्या, कानूनन अधिकार कभी नहीं दे सकते हैं। तो फैक्ट्री हेड के द्वारा उसको पावर दिया जाएगा, कदापि नहीं, उसके पास पावर ही नहीं है। इंडस्ट्री मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन चूंकि इंडस्ट्री मिनिस्टर एक सरकार का ही मंत्री होता है तो सीधे हम लोग पूरे सरकार को वो जिम्मेदारी क्यों ना दें। तो इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो उस राज्य की जो सरकार है, बेसिकली उसके द्वारा वो पावर उसको दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट इज आवर करेक्ट आंसर। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही इस लेबर वेलफेयर ऑफिसर को बाबू पावर दिया जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एज पर फैक्ट्री एक्ट पेंटिंग शुड बी डन। तो फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हमारा फैक्ट्री की जो दीवारें हैं, फ्लोर, छत वगैरह हैं, उन्हें पेंटिंग करना पड़ेगा। तो कम से कम कितने दिन में ये पेंटिंग करना चाहिए हम लोगों को। ऑप्शन है 1 ईयर, 2 ईयर, 1 in 3 ईयर, 1 in 5 ईयर। मतलब साल में एक बार, साल में 2 बार, 3 साल में एक बार, 5 साल में एक बार। 5 साल में एक बार और 3 साल में एक बार तो संभव ही नहीं है ना, क्योंकि इतने सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो फैक्ट्री वगैरह में गंदगी या फिर जो बोलते हैं ना कि लोगों का काम करते करते एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बैठने लगता है, तो इसीलिए फैक्ट्री एक्ट के अनुसार बोला जाता है कि साल में कम से कम एक बार पेंटिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही छत के अंदर एक ही छोटे जगह में काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको फ्रेशनेस महसूस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो एक साल में एक बार पेंटिंग मिनिमम कराना पड़ेगा। 1 ईयर इज आवर करेक्ट आंसर, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एज पर फैक्ट्री एक्ट स्पेस रिक्वायर्ड फॉर अ वाटर इज। तो फैक्ट्री एक्ट के अनुसार बाबू पानी के लिए कम से कम कितना जगह देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वर्कर्स लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए। अगर वहाँ पे टॉयलेट, बाथरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ वगैरह देंगे बाबू, तो पानी का स्टोरेज सिस्टम तो देना पड़ेगा ना, है ना। तो 1000 स्क्वायर फीट, 1000 क्यूबिक फीट, सॉरी वॉल्यूम के टर्म से मेजर करेंगे ना बाबू, तो स्क्वायर फीट तो यूज ही नहीं करेंगे। तो 1000 स्क्वायर फीट, 2000 क्यूबिक फीट में बोलना चाह रहा हूँ, 1000 क्यूबिक फीट, 2000 क्यूबिक फीट, 500 क्यूबिक फीट, 750 क्यूबिक फीट। तो ध्यान रखिएगा बाबू, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार पानी के लिए हम लोगों को जो जगह चाहिए वो कम से कम हम लोगों को क्या है ना 500 क्यूबिक फीट देना पड़ेगा। 500 क्यूबिक फीट में ना इतना कम से कम पानी जमा कर पाएंगे कि लोग पानी को पिएंगे, और फिर बाकी जो उनको टॉयलेट फैसिलिटीज़, बाथरूम फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाएंगी, एरिया रिफ्रेशमेंट के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए हम लोग बेसिन वगैरह बना के रखते हैं ना हर जगह, तो वहाँ से उनको पानी की सप्लाई की जाएगी, ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जितना दे सकते हैं उतना आपके लिए बढ़िया है। तो 500 क्यूबिक फीट बाबू विल बी आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन वेज अंडर मिनिमम वेज एक्ट। तो मिनिमम वेज एक्ट के अनुसार बाबू निम्नलिखित में से किसको एक वेज में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ट्रेवल अलाउंस, पीएफ मतलब क्या है बाबू, प्रोविडेंट फंड, अगला है ग्रेट्युटी, और चौथा ऑल। तो बाबू ये सब वेज के अंदर नहीं आता, ये सब आपको सैलरी के तौर पे नहीं मिलता है। ये सारा चीज ना एक कंपनी के तरफ से आपके वेलफेयर के लिए, आपके सुविधा के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए दी जाती है। तो ये सारा चीज आपके सैलरी में इंक्लूड नहीं होता है। जैसे ट्रैवल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस क्या है ना बाबू, आप कंपनी के काम से कहीं बाहर गए, कंपनी ने आपको कहीं पे भेजा कि जाइए आप ये साइट, ये फैक्ट्री देख के आइए, इस ऑफिस में देख के आइए, इस क्लाइंट से मिल के आइए, तो आपको जो खर्च होगा आपका कंपनी के द्वारा आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, उसको सैलरी से तो कोई मतलब नहीं है।
प्रोविडेंट फंड क्या होता है? आपके रिटायरमेंट के बेनिफिट्स के लिए होता है। आपकी सैलरी से कुछ पैसे काट लिए जाते हैं, उल्टा आपके सैलरी में दिया नहीं जाता है, कुछ पैसे काट लिए जाते हैं और कंपनी के मालिक के द्वारा अपने तरफ से कुछ पैसे को जोड़ के आपके नाम से अकाउंट में जमा किया जाता है। और ग्रेटिट्यूटी वही रिटायरमेंट से रिलेटेड बेनिफिट है। तो ये सारा जो पैसा है आपके सैलरी में, आपके वेजेज में नहीं आता है कभी भी, ये सब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑल, तीनों है ना, तीनों शामिल नहीं होता है, ऑल। अगला है एज पर फैक्ट्री एक्ट 1 बॉक्स ऑफ फर्स्ट एड इज गिवन फॉर। तो कितने लोगों पे फर्स्ट एड की सुविधा हम लोगों को देनी पड़ेगी, है ना, जो प्रारंभिक चिकित्सीय सहायता होता है बाबू, तो कितने वर्कर्स पे हम लोगों को उपलब्ध कराना पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, तो कितना कितना वर्कर है? 100 वर्कर, 200 वर्कर, 150 वर्कर, 250 वर्कर। तो 150 वर्कर्स पे आपको ये सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी। अगर आपकी फैक्ट्री में जैसे मान लीजिए कि 300 वर्कर है, तो 150 वर्कर के लिए एक प्राथमिक, है ना, प्राथमिक चिकित्सीय सहायता और 150 के लिए अलग। तो कम से कम आपको 2 फर्स्ट एड बॉक्स पूरा आपको एकदम बढ़िया वाला सिस्टम बना के जुगाड़ करके देना पड़ेगा। नहीं तो पता चला कि 300 के लिए एक ही तो नहीं ना दोगे बॉक्स। तो 150 पे एक फर्स्ट एड बॉक्स, फिर 150 पे फर्स्ट एड बॉक्स। क्वेश्चन उठता है सर अगर 500 वर्कर है तो कितना देंगे? तो 150, 150, 150, 450, तो 3 तो देना पड़ेगा, बाकी 50 के लिए बाबू आपको एक और देना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको कम से कम 4 फर्स्ट एड बॉक्स देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसका कैलकुलेशन चलता है। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 ही में काम चला दिया, नहीं बाबू। जब वर्कर्स इंजर्ड होते हैं, इंजरी होती है, तो उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो 150 पे वर्कर पे फर्स्ट एड बॉक्स दिया, मतलब फर्स्ट एड की सुविधा दी जाती है, प्राथमिक चिकित्सीय सहायता की सुविधा दी जाती है बाबू, ध्यान रखिएगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है बाबू, 1 एम्बुलेंस रूम शुड बी प्रोवाइडेड इन अ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग मोर देन 10 वर्कर्स, है ना बाबू। जो एक एम्बुलेंस की सुविधा जो दी जानी चाहिए, कितने इंप्लॉय पे, कितने वर्कर्स पे दी जानी चाहिए? तो क्या है बाबू? 200, 400, 300, 500। तो 300 वर्कर्स यहाँ पे आंसर होता है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपके तो 300 वर्कर्स पे एम्बुलेंस की सुविधा देनी होगी। अगर आपके कंपनी में 900 इंप्लॉय हैं तो 300, 300, 300 यानी 3 एम्बुलेंस आपको मिनिमम देना पड़ेगा। ज़्यादा जितना दीजिए तो आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन 300 लोगों पे एक एम्बुलेंस की सहायता से मिनिमम आपको व्यवस्था करना पड़ेगा बाबू। क्योंकि अगर एक साथ अगर कोई फायर एक्सीडेंट या ऐसा कुछ भी फैक्ट्री में कांड हो गया तो वर्कर्स को हॉस्पिटल लाना ले जाना होगा ना। तो ध्यान रखिएगा, 300 वर्कर्स पे 300 एम्प्लॉय पे एम्बुलेंस की सुविधा देनी पड़ती है हम लोगों को। तो 300। चाइल्ड इज अ पर्सन ऑफ द एज, तो मैंने बताया था 15 साल से कम चाइल्ड, 15 से 18 एडोलेसेंट, 18 से ऊपर एडल्ट। तो अब देखिए कि आप क्या हैं, ये आप मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द लोग आप लोगों में से एडोलेसेंट होंगे, कुछ लोग एडल्ट की कैटेगरी में चले होंगे, लेकिन हो सकता है कि दिमाग से कुछ लोग चाइल्ड हो सकते हैं, है ना। तो चाइल्ड इज अ पर्सन लेस देन 15 ईयर्स, मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको। अगला क्वेश्चन, कैलेंडर ईयर एज पर फैक्ट्री एक्ट। ध्यान रखिए बाबू, 2 तरह का ईयर होता है, एक हमारा होता है कैलेंडर ईयर, एक हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हमारी 1 अप्रैल से होती है और जाके 30 मार्च पे खत्म होती है। और कैलेंडर ईयर बाबू 1 जनवरी से शुरुआत होती है, 31 दिसंबर पे खत्म होती है। दोनों के बीच में डिफरेंस समझिएगा, हो सकता है कि कुछ भी आंसर दे दे, मतलब कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कैलेंडर ईयर, तो कैलेंडर ईयर हमारा बाबू क्या हो गया? पहला क्या ऑप्शन है? 1 अप्रैल टू 30 मार्च। ये तो गड़बड़ है बाबू, ये तो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, मैंने आपको वीडियोज लेक्चर में पढ़ाया भी है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यही आपका करेक्ट आंसर है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर हमारा बोलते हैं उसको कैलेंडर ईयर। फिर 1 जुलाई से 30 जून, ये तो कुछ होता ही नहीं है बाबू, नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 30 मार्च। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों में से ख्याल रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट इज पास्ड इन। वर्कर्स के कंपनसेशन देने से रिलेटेड, मतलब वर्कर्स को, इंप्लॉइज को कितना भुगतान किया जाए उनके काम को लेके, उनके एक्स्ट्रा आवर, वो लोग जो ओवर टाइम वगैरह करते हैं, इससे जुड़ा जो कानून है कब पास हुआ था बाबू? तो 1924, 1948, 1950, 1934। 1948 में तो अपना फैक्ट्री एक्ट था ना, तो 1924। तो ध्यान रखना भैया, 1924 में हम लोगों का वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट पास हुआ था, ध्यान रखना है। चलिए हमारा सबसे लास्ट, शायद ऑप्शन सबसे लास्ट वाले में ऑप्शन कट रहा है ना बाबू। हु इज इनकरेक्ट पर्सन इन द डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट। हमारा डिपेंडेंट का जो कैटेगरी है, मतलब जैसे डिपेंडेंट कैटेगरी कहने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनकी सडन डेथ हो जाए तो ये जो सुख सुविधा मिलती है किसको मिलती है? तो उन पे जो डिपेंडेंट उस पर मिलती है। डिपेंडेंट मतलब आश्रित, मतलब आप जैसे मान लीजिए आप कल जाके जॉब करेंगे चल के, तो आप पे किन किन लोगों की जिम्मेदारियां होंगी उसको बोला जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो पर्सन
मतलब जॉब कर रहा होता है, जो नौकरी कर रहा होता है, उसके माता पिता और उनके जो उसकी वाइफ और उसके जो बच्चे हैं, इतने लोगों को आश्रित के कैटेगरी में डाला जाता है कि इतने लोग आपके कमाई पे डिपेंड हैं। जो दोस्त वगैरह होते हैं या दूर दूर के रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, वो आप पे आश्रित थोड़ी होते हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी खुद से कमा के चला रहे होंगे ना। तो वर्कर के माता पिता, वर्कर की वाइफ और वर्कर के जो बच्चे होते हैं, ये उसके डिपेंडेंट की कैटेगरी में आते हैं, और बाकी जो भी उसके बाबू रिश्तेदार दोस्त वगैरह होंगे वो उस पर डिपेंडेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो वही क्वेश्चन है, हु इज इनकरेक्ट पर्सन इन द डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट। ये जो डिपेंडेंट का जो डेफिनेशन होता है बाबू, उनमें से इनकरेक्ट पर्सन कौन सा है? पहला ऑप्शन है वाइफ, दूसरा ऑप्शन है विडोड मदर, मतलब विधवा माँ, मतलब वो वर्कर के पिता डेथ कर गए, सिर्फ उसकी माँ जिंदा है, तो उसी को बोलते हैं विडोड मदर, है ना। तीसरा बाबू आपको शायद वीडियो में कट रहा है जैसा मुझे लग रहा है, माइनर सन, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी है माइनर सन। आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मैं आपको जो सेट भेज दूंगा ना ग्रुप में, वहां पे पूरा क्वेश्चन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वाइफ, ऑप्शन नंबर बी है विडोड मदर, और ऑप्शन नंबर सी है माइनर सन, और ऑप्शन नंबर डी है बाबू फ्रेंड, है ना। ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए वाइफ तो डिपेंडेंट होती है, क्योंकि वो तो अगर हाउस वाइफ है तो बाबू वो तो अपने पति पे ही डिपेंडेंट होती है ना, तो वाइफ डिपेंडेंट होती है। विडोड मदर, जो विधवा माँ है, वो भी तो वर्कर पे जो नौकरी कर रहा है लोग होता है उसी पे डिपेंड होती है वो भी। तीसरा हमारा माइनर सन, माइनर सन मतलब बाबू 18 साल से अगर बच्चे की उम्र कम है, सी में बाबू क्या है माइनर सन, और डी में हमारा फ्रेंड। माइनर सन मतलब बाबू छोटा 18 साल से उम्र कम है, मतलब उसकी पढ़ाई की उम्र है, वो नौकरी कैसे करेगा। तो माइनर सन हमेशा अपने पिता पे डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है। और चौथा फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त, वो तो वर्कर पे थोड़ी डिपेंड रहेगा, वो तो अपना कमा के अपना अलग जिंदगी चलाएगा। तो वाइफ, विडोड मदर और ये जो माइनर सन है बाबू, वो आश्रित के कैटेगरी में आते हैं, फ्रेंड आश्रित के कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसलिए इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो फ्रेंड होगा, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, फ्रेंड। और मैं आपको जो सेट भेजूंगा ग्रुप में, उसमें ये आपको चारों ऑप्शंस मिलेंगे। वीडियो में थोड़ा कट जा रहा है, एडजस्टमेंट में थोड़ा मुश्किल आ गई थी। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि सेट आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इंपॉर्टेंट सेट है बाबू, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेट में मिलते हैं। थैंक यू।